नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमलों या प्यालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्रकृति प्रेमी मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए ये खास रिपोर्ट। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है, जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है, ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद: बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है।
ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अधिक लाभ कमाने की चाह में हमारे जिन किसान भाइयों ने करेले की फसल लगाई है वो इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग करते हुए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ नेहा कुशवाहा। आज हम चर्चा करेंगे करेले की फसल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करेले में सिंचाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब मौसम बदल रहा है, तो अभी हम जो करेले की हमारी जो फसल है उसमें हमें 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। जो हमारे कुछ किसान भाई अगर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो वो 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। और अगर जो हमारे कुछ और भाई किसान भाई हैं जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई करते हैं तो वो 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जैसे हमारे बहुत कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, मल्चिंग के द्वारा हम अपनी मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। जो फसल हमने करेला लगा रखी है, अगर उसमें कोई भी खरपतवार आता है तो वो जो मॉइस्चर हुआ, लाइट हुआ या हवा है, इन सब के लिए वो कॉम्पीट करता है, तो जिससे जो हमारी मुख्य फसल है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर पाता है और कभी कभी हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर निंदाई गुड़ाई के माध्यम से हमारे खेत को साफ रखें या फिर वीड मुक्त रखें। तो हमें 25, 30 या 35 दिन के अंतराल पे हमें पहली निंदाई या गुड़ाई कर देनी चाहिए। फिर दूसरी बार जो हम करेंगे तो 45 से 50 दिन के अंतराल पे करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं करेले में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। जो हमारा आधा यूरिया बच गया है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो जो हमारा आधा जो भाग होगा उसको हम जब हमारा फसल में 4 से 5 पत्तियां आने की अवस्था होगी हम उस समय उसको देंगे। और जो बची हुई हमारी आधी और मात्रा बची है यूरिया की, उसको हम जब हमारे पौधे में फूल आने लगेंगे उससे पहले हम उसको दे देंगे। इसके अलावा हमारे किसान भाई अपनी फसल में NPK 19-19-19 की जो पानी में घुलने वाली जो होती है उसमें 100 ग्राम वो और साथ में ह्यूमिक एसिड की 30 ml को हम 15 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हमारी फसल को बढ़त प्रदान होती है। किसान भाइयों, करेले की फसल को कीट और रोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है।
तो आप इन कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगता है वो होता है वाइट फ्लाई, जिसे हम सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं। ये जो वाइट फ्लाई है ये सकिंग पेस्ट के नाम से जाना जाता है। सकिंग पेस्ट इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह जो हमारे पौधा है, नाजुक या कोमल हिस्से होते हैं, जैसे पत्ती हो गई है या नए तने हैं या फ्रूट है, उनसे सक करता है, जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सक करता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, उसमें से जो निम्फ और एडल्ट स्टेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ये जो हमारी पत्तियों से सक करती हैं, जिसके कारण हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सूखी पड़ जाती हैं या पीली पड़ने लगती हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा वाइट फ्लाई है वो एक वायरस को भी फैलाता है। येलो मोज़ेक वायरस है एक, जो वो जिसके लिए वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वाइट फ्लाई एक जगह सक करके वो दूसरे पौधों पे भी उसको फैला सकता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे धीरे धीरे करके पूरी फसल ख़राब कर सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल के उपयोग से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एक और आता है कि येलो स्टिकी कार्ड उसको कह सकते हैं। किसी भी एक पुष्टे पे पीला रंग कर दें और उसके ऊपर कुछ भी चिपचिपा आप ग्लू लगा सकते हैं या कुछ भी ऐसा पदार्थ लगा सकते हैं जिससे वो चीज़ चिपक जाए, क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई है ये पीले रंग की ओर आकर्षित होती हैं। तो उससे क्या होगा कि ये उस पर जाके चिपक जाएंगी, तो उससे हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर पौधों में इसका असर ज़्यादा होने लग जाए तो फिर हम आते हैं केमिकल की ओर। तो केमिकल में हम इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का प्रयोग करते हैं। इसमें हम उसकी 1 मिलीलीटर की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो दूसरा एक और इसमें कीट हमें मिलता है वो हमारा आता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो है वो क्या करती है, जो उसके फल आते हैं उनके अंदर अंडे देती हैं। अंडे क्योंकि ये बाहर से नहीं दिख पाता है तो इसका कोई हम कंट्रोल नहीं निकाल पाते हैं पहले शुरुआती अवस्था में। तो ये अंदर अंडे देती है, फिर वो इल्लियाँ उसमें अंडों से बाहर आती हैं, वो अंदर से पूरा फल ख़राब कर देती हैं। तो जब इनिशियल स्टेज में जैसे अगर किसान भाई देखते हैं कि उनके फसल ख़राब हो रही है या जो फल निकल रहे हैं वो सही नहीं है, तो उनको उसी टाइम पे निकाल के डिस्ट्रॉय करने के लिए आप कोई गड्ढा खोदिए और 5 सेंटीमीटर के अंदर के नीचे उसको गाड़ दीजिए। इसके द्वारा भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई है तो आप फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप से क्या होता है, मेल अगर जो हम इंसेक्ट की बात करें वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे हम उनको कैच कर सकते हैं और फिर हम उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद आता है ट्राइजोफोस, एक केमिकल है जिसको हम 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हम फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। करेले में जो मुख्यतः रोग पाए जाते हैं उनमें है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम भुभुतिया रोग भी कहते हैं। जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है उसमें क्या होता है, पौधे के जो शुरुआती दिनों में जब ये रोग लगता है तो पाउडर नुमा एक परत जम जाती है पौधे के तनों पे या उसकी पत्तियों पर, और ये पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी नीचे की सतह पर भी रहता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें है घुलनशील गंधक है, जिसकी हम मात्रा लेते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं। इससे हम पाउडर मिल्ड्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो रोग इनमें होते हैं उनसे भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान द्वारा मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर आपके यहाँ फल मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं को आंतरिक परजीवियों से बचाने के लिए पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आंतरिक परजीवी नाशक दवा अवश्य दें। इस समय किसान भाई रबी फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों को खेत में न जलाएं। इसके लिए केंद्रीय हल, पिलाऊ, रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को खेत में ही मिट्टी में पलट दें। इससे खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी और अगली फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के किसान मनोज कुमार ने। आप आम के बाग में जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो मनोज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आपकी फसल वास्तव में आम की यह ऐसी परिस्थिति है कि आंधी के थपेड़ों से गर्म हवा से आपकी फसल के नुकसान होने का समय होता है। आप नमी संरक्षित करने का उपाय निश्चित रूप से करेंगे। पौधे पे आपके आम के पेड़ के जहां 12 बजे दिन में छाया गिरती हो, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, उसके 1 मीटर भीतर गोलाकार व्यास में आप निश्चित रूप से 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप एक नाला खुदाई कर लें, मिट्टी बाहर की ओर रख दें। इसमें हमेशा जल संरक्षण करने की कोई उपाय करें। सिंचाई की व्यवस्था हो तो नमी बिल्कुल उसके जड़ के आसपास संरक्षित रखेंगे। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। कि एक कीट जो पेड़ पे चढ़ती है, जिसे दहिया कहते हैं, वह उसकी डंठल से चिपक कर उसके डंठल को कमजोर करती है, जिसके कारण वहाँ एक रस भी स्राव करती है, जिसके कारण वहाँ एक काले रंग की फफूंद पनप जाती है। आपकी फसल की नुकसान होगी। इसे रोकने के लिए सबसे अच्छी उपाय तो दिसंबर में होती है कि आप उसके जड़ों की तमाई करके वहाँ दबा दें। इस समय वर्तमान परिस्थिति में आप क्विनल फॉस या इमिडाक्लोरोपिड, क्विनल फॉस 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे या फिर इमिडाक्लोरोपिड 17.5% की मात्रा 3 लीटर पानी में 1 ml डालकर एक छिड़काव कर दें। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान बंधु, इस समय आम के पौधों में सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके पश्चिम और दक्षिण दिशा से गर्म हवाओं से बचाव के लिए कोई भी न कोई रास्ता होनी चाहिए। ऐसे पौधे जहाँ आंधी के थपेड़े आएंगे वहाँ पेड़ आपस में, डालियां आपस में टकरा के आपके आम के, अगर वैसे आम का फल टिकुला गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक नुकसान होने की अवस्था में प्लानोफिक्स ये 3 लीटर पानी में 1 ml मात्रा घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। आम के फल गिरने रुक जाएंगे। इस समय आम के जो भी निषेचित फल होंगे उन्हें बचाने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419125 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।